मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। दादाजी का बहुत बड़ा घर था। सभी चाचा, बड़े अब्बू और हमारी फैमिली उसी घर में रहती थी। सबके अलग अलग परिवार थे। दादा तो इंतकाल कर चुके थे, लेकिन घर पर बड़े पापा का हुक्म चल रहा था। अभी हमारे घर में एक टेबल पर पूरा परिवार खाना खाता था। मेरे पिताजी 4 भाई थे। मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद थी। मुझसे छोटी एक बहन थी, सबसे छोटा एक भाई। मेरे वो भाइयों में सबसे छोटे थे। मेरे सभी कज़नों की शादी हो चुकी थी और काफ़ी कज़न्स की तो आपस में ही शादियाँ हुई थी, लेकिन मेरे जोड़ का कोई भी रिश्ता हमारे परिवार में नहीं था। इसीलिए मेरा रिश्ता आउट ऑफ फैमिली में तय हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज तक कभी हमने शादी के लिए हॉल बुक नहीं करवाए थे। दादाजी के घर का बहुत बड़ा सहन था। वहाँ पर सबकी शादियाँ अरेंज की जाती थी। अभी भी वह सहन किसी की हॉल की तरह बहुत खूबसूरत उसको डेकोरेट किया गया था। असद एक हैंडसम नौजवान था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और फिर शादी में इस रिश्ते से बहुत खुश थी। और फिर शादी के बाद मुझे तो कनाडा जाना था। दुल्हन बनने के लिए भी मुझे एक ब्यूटिशियन घर पर ही आई थी। हमारे बड़े पापा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि घर की लड़कियां पार्लर में जाकर तैयार हो, इसीलिए ब्यूटिशियन घर पर ही आकर दुल्हन बनाकर जाती थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। मेरे चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी। पिछले 6 महीने से मैं असद के साथ मंसूब थी। फ़ोन पर उससे बात भी होती थी, इसीलिए दिल में उसकी जगह बन जाना जाहिर सी बात है। कल ही मुझे फ़ोन पर कहने लगा, जोया तुम्हारी शादी का लहंगा मैंने पसंद किया है, तुम उसमें बेहद हसीन लगोगी। और उसने सच ही कहा था। दुल्हन बनने के बाद जिसने मुझे देखा सबने मेरी बहुत तारीफ़ की। मैं दुल्हन बनी बाहर स्टेज पर बैठ गई। मेरे सब कज़नों ने ये इंतज़ाम किया था कि निकाह से पहले बीच में एक बारीक सा नेट का पर्दा करवाया जाए और निकाह के बाद उस पर्दे को हटा दिया जाएगा। इसीलिए दोनों तरफ से भी स्टेज बने हुए थे। मेरे सारे कज़न सहेलियाँ मुझे असद के नाम पर परेशान कर रही थी। दुल्हन बने हुए मुझे 2 घंटे गुजर चुके थे। अब तो सब लोग ही बारात के लेट होने पर बात करने लगे थे, क्योंकि रात के 11 बज गए थे। मेरे पापा ने मेरे ससुर को कई फ़ोन कर डाले, लेकिन वह यही कह रहे थे कि बस अभी निकलने ही वाले हैं। आपको तो पता है कि ऐसे कामों में देर हो ही जाती है। लेकिन 11:30 होने के बाद तो मेरे पापा को गुस्सा आने लगा। कहने लगे कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे घरों में वक्त की पाबंदी लाजमी की जाती है। लेकिन इसके बाद जो बात मेरे होने वाले ससुर ने बताई, उसने तो जैसे मुझ पर क़यामत ही टूट पड़ी। वह कहने लगे कि हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना जाने अरशद कहाँ चला गया है। कब से उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम तो बारात लेकर निकल जाते, लेकिन अरशद ने कुछ देर बोल कर गया था कि अभी आता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, बंद है। जैसे ही वो आता है हम बारात लेकर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये देर तो ज़्यादा ही होने लगी। रात का 1 बज गया। लोगों में अब बातें होने लगी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। मेरा दिल यूँ था कि सूखे पत्ते की तरह कांप रहा हो। सब मेरे पिताजी से कहने लगे, ये लोग बहाना बना रहे हैं, लड़की की यहाँ शादी की मर्जी नहीं होगी और माँ बाप ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते होंगे, तभी तो वो घर से भाग गया। अब की बेटी पर तो दाग लग गया। जिस लड़की की बारात ही ना आए उससे भला कौन शादी करता है। अब आपकी बेटी से शादी करने के लिए कोई नहीं आने वाला। ऐसी लड़कियों के घर की दहलीज पर कोई अपने बेटे को ब्याहने के लिए नहीं आता। जिनकी बारात वापस लौट जाए या फिर आए ही ना, उन्हें तो हमारे समाज में मनहूस कहा जाता है। मेरे पापा हालांकि अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन इस वक्त उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई। अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लग रहे थे। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। वहाँ मौजूद मेहमान भी अब वापसी के लिए कहने लगे थे कि हम लोग घर जा रहे हैं। तभी मेरे बड़े अब्बू ने एक फ़ैसला सुनाया कि जिसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। कहने लगे कि ये लड़का हमारी इज्जत के साथ खेल कर गया है। इसने क्या समझा कि हमारी बच्ची का तमाशा बनेगा, हम खामोशी से देखते रह जाएंगे। जोया की शादी आज ही होगी, आज ही उसका निकाह होगा। ये सुनकर हम सभी हैरान हुए। सबसे ज़्यादा हैरत मुझे हुई, क्योंकि मेरे बड़े पापा के तो सारे बच्चे शादीशुदा थे। बड़े पापा कहने लगे कि जोया का निकाह अयान से किया जाएगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़े थे। जितना ही मैं हैरान थी उतना ही अयान भी था। और मेरे पापा से बड़े भाई का सबसे छोटा बेटा था, मुझसे 5 साल छोटा था। मुझे बहन की तरह समझता था। मुझे बाजी बाजी कहता था। अभी महज 16 साल का था। उसने जब ये सुना तो सबके सामने कहने लगा, बड़े पापा क्या हो गया है आपको, आप कैसी बातें कर रहे हैं। जोया बाजी मुझसे 5 साल बड़ी है। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह समझता हूँ। मैं ये निकाह नहीं करूँगा, ना ही मेरे निकाह की कोई उम्र है। उसकी बात 100% ठीक थी, लेकिन जब से दादा का इंतकाल हुआ था हमारे घर में सब फैसले
बड़े पापा ही करते थे। उन्होंने बुरी तरह से अयान को डांट दिया। कहने लगे, खबरदार, हमारी इज्जत का मामला है, इसीलिए चुपचाप यहाँ बैठो और निकाह करो। लेकिन अयान ने साफ इनकार कर दिया। मैं खुद भी ये नहीं चाहती थी, मेरा उसका कोई जोड़ा ही ना था। अयान का इनकार करना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे बड़े चाचा ने अयान के मुंह पर मारा, जो अयान के पापा थे। कहने लगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही है तुम्हारे बड़े अब्बू क्या कह रहे हैं? हमारे घर की इज्जत का मामला है, अगर तुमने मजीद कोई बकवास की तो मैं तुम्हारा हसर बिगाड़ के रख दूंगा। घर की सारी औरतें चुपचाप डरी सहमी खड़ी थी। मर्दों के फैसले के आगे किसी औरत को बोलने का इख्तियार नहीं था। मगर थप्पड़ खाने के बाद भी उसने यही कहा कि मुझे ये जोर जबरदस्ती का रास्ता मंजूर नहीं है। चाहती तो मैं भी यही थी कि यह निकाह ना हो, लेकिन मेरा तो तमाशा बन चुका था। असद ने तो मुझे जलीलो खार करके रख दिया था। फ़ोन पर तो मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करता था। लगता ही नहीं था कि ये रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं हुआ है या ज़बरदस्ती उस पर थोपा गया हो, जो एंड टाइम पर वह भाग गया। मेरे चाचा ने अयान को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसके नाक से, उसके होंठ के करीब से खून बहने लगे थे। चेहरे पर मुक्के और घूंसे की वजह से उसके चेहरे पर नीले पड़ चुके थे। मुझे उस पर तरस आने लगा, लेकिन मैं जुबान से इनकार का हक नहीं रखती थी कि खुद से इनकार कर सकती। रोते हुए उसने निकाह किया था। मैं बिल्कुल बेजुबान बुत की तरह थी। वह तो शायद इख्तलाफ का हक भी रखता था, लेकिन मेरे यहाँ लड़कियों को तो बोलने की इजाज़त तक ना थी। इसीलिए मैंने कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं कहा जो मेरे और मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त को सबके सामने तार तार करके रख दे। मैंने सोचा कि अयान से बाद में कह दूंगी कि मेरे हिस्से की बदकिस्मती पर उसे रोने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है, मेरा क्या है। बिना शादी के भी मुझे अपने घर की दहलीज पर ही बैठना था। अब अयान की बीवी बनकर एक नाम नेहाद रिश्ता लेकर उसके घर बैठ जाऊंगी। निकाह के वक्त मौलाना साहब ने कहा कि ये लड़का तो मान नहीं रहा, ये ज़बरदस्ती की शादी है। तो मेरे चचा कहने लगे कि इस बेवकूफ़ को क्या पता इसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। वैसे भी ये अभी 18 साल का नहीं हुआ है, इसीलिए इसका वली होने के नाते मैं इसका फ़ैसला करने का हक रखता हूँ। मेरा निकाह अयान से हो चुका था। रोते धोते मेरी रुखसती भी हुई। बदनामी तो हो चुकी थी, बस एक इज़्ज़त की चादर से ढांककर मुझे मेरी माँ ने अयान के साथ रुखसत किया था। जैसे ही मैं अयान के कमरे में जाकर बैठी, बड़ी चाची कहने लगी कि बड़े भाई साहब भी बड़े ही जज्बाती हैं। हमें भी तुम्हारी बारात के ना आने का बेहद दुख है और अफसोस है, लेकिन तुम खुद सोचो, मेरे बच्चे का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। वह तो अभी अभी 10th फाइनल करके 12th में पढ़ रहा था और भाई साहब ने किस तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती करके निकाह करवाया है। सारा चेहरा मेरे बच्चे का जख्मी करके रख दिया। चाची के सिकवे जारी थे। मैं क्या कह सकती थी। ये शादी कौन सी मेरी पसंद से हुई थी। एक ज़बरदस्ती का बंधन बांधा था। उसके बाद जो बातचीत चाची ने मुझसे कही, मेरी तो आंखें शर्म से झुक गई। उस बात को सुनकर मेरा जी चाहा कि ये ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना किसे कहते हैं, शायद उस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। कहने लगी, मेरा बेटा हर बात से अनजान है। मुझे तो लगता है अभी तक ठीक से जवान भी नहीं हुआ है, तुम्हें शायद चंद साल इंतज़ार करने पड़े। ये कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। बस यही सुनना रह गया था मेरे नसीब में। कुछ ही देर बाद अयान बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। पूरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, क्योंकि बड़े चाचा ने उसे बहुत मारा था। चंद दिन पहले मुझे कह रहा था, बाजी अब बताइए आपके निकाह पर कौन सा कपड़ा पहनूं। उसने मेरी शादी पर ढेर सारे कपड़े सिलवाए थे। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया। उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन सेहत अच्छी थी, डील डॉल अच्छा था, कद में ऊंचा था। मैंने कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो अयान, छोड़ो मेरा हाथ। पता है ना मैं हल्दी में बैठी हूँ, अगर मम्मी और चाची को पता चला तो वो मुझ पर खफा हो जाएंगी। कहते हैं हल्दी लगी लड़की को कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और तुम हो कि कहने लगा, सब लोग शॉपिंग पर गए हैं। ओ ना बाजी, आओ ना बाजी, बताओ मुझे तुम किस फंक्शन पर क्या क्या पहनो। तुम्हें तो पता है ना, तुम जो बताती हो मैं वही पहनता हूँ। अयान के मेरे छोटे भाई रेहान से बहुत दोस्ती थी। दोनों ही हम उम्र थे, इसीलिए जब भी मैं रेहान की शॉपिंग के लिए जाती, अयान भी मेरे साथ ही जाता था। उससे मेरे पसंद किए हुए कपड़े बेहद अच्छे लगते थे। हमेशा कहीं भी जाना होता तो मुझसे ही पूछता था, और अभी वह मुझे अपने कमरे में ले गया। अपना ऑर्डर किए हुए कपड़े उसने बेड पर फैला दिए। फिर मुझसे पूछने लगा, बताओ ना बाजी, तुम्हारी बारात पर क्या पहनो। ऑफ वाइट कलर का 3-piece सूट अच्छा लगेगा या फिर ये ब्लैक कलर का पहन लो। मैंने कहा, दुल्हन के भाई होते हुए तुम्हें ऑफ वाइट पहनना चाहिए। फिर रेहान भी यही पहन रहा है। मेरी पास सुनकर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, ठीक है। फिर उस सूट को अपने साथ लगाकर खुद को आईने में देखते हुए कहने लगा,
देख लेना, दूल्हे से ज़्यादा स्मार्ट मैं ही लगूंगा। अपनी फर्जी कॉलर खड़ा करते हुए मुझे तंग करने लगा। मैंने कहा, अपना मुंह धो लो, दुल्हा से ज़्यादा अच्छा लगोगे। मैंने मुंह टेढ़ा करते हुए उसकी नकल उतारी और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में ये सब होने वाला है। अयान कमरे में आते ही मुझसे चिल्लाकर बात करने लगा। कहने लगा, बाजी, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम चुपचाप निकाह कर लोगे। इनकार क्यों नहीं किया तुमने? ये बात उसने चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी थी अयान? हमारे बड़े बुजुर्ग कब हमारी बात को अहमियत देते हैं? तुम्हारे इनकार पर क्या मिला तुम्हें? जो जाओ शक्ल देखो अपनी आईने में। जो हाल तुम्हारा हुआ है ना, यही मेरा भी होता, और उसके बावजूद भी फिर भी बड़े पापा हमारा निकाह करवा देते, जैसे अब करवाया है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अल्लाह करे बड़े पापा मर जाए। ऐसा भी होता है कहीं? बारात तुम्हारी नहीं आई, दुल्हा तुम्हारा नहीं पहुंचा और निकाह मेरा पकड़ के करा दिया। क्या यूँ भी ज़बरदस्ती रिश्ते किया जाते हैं? मेरी कोई उम्र है क्या शादी की? मैंने तुम्हें हमेशा बड़ी बहन की तरह समझा है। बाजी, कहता हूँ मैं तुम्हें, बड़े अब्बा को शर्म भी नहीं आई कि वह क्या कर रहे हैं? पकड़ के मुझे अपनी बहन का शौहर बना दिया। लानत है हमारे घर के बुजुर्गों पर। बात तो उसकी ठीक थी। मैंने कभी रेहान में और अयान में फ़र्क नहीं समझा था। वह तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करता था। कान तक मैं उसकी खींच देती थी जब वह टेस्ट याद नहीं करता था। और अब बड़े पापा के जज्बाती फैसले ने तो हमें एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ मेरे दिमाग में तो अभी तक ये उलझन नहीं सुलझी थी कि आखिर असद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। मैं यही सोच रही थी जब अयान की आवाज़ पर चौंकी। अयान ने कहा, ये तकिया पकड़िए और जाके सोफे पर सो जाइए, क्योंकि मुझे बेड पर सोने की आदत है। मैंने तकिया पकड़ा और सोफे पर जाकर लेट गई। क्या कुछ ख्वाब नहीं सजाए थे मैंने अपनी शादी के? कोई वजह बताए बगैर बड़ी कड़ी सजा दी थी मुझे असद ने। अगले रोज़ रात को चाचा ने अयान को अपने कमरे में बुलाया था। 2 घंटे बाद वह कमरे में वापस आया। बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, क्या हुआ? क्या कहा बड़े पापा ने तुमसे जो इतने गुस्से में हो? कहने लगा, साला बुढ़ा सटिया गया है इस उम्र में, लेकिन मैं यह सब कभी नहीं कर सकता जो बड़े अब्बू असगर अली चाहते हैं। अयान इस कदर गुस्से में था कि बड़े अब्बा के बारे में बात करते हुए सारे लिहाज भूल गया। मैंने कहा, अयान इधर बैठो। मैंने उसका बाजू पकड़ा, सोफे पर बिठा दिया, पानी का गिलास उसे दिया। पानी पीने के बाद वह कुछ नॉर्मल हुआ। मैंने कहा, अब बताओ क्या कहा तुमसे बड़े पापा ने? कहने लगा कि कहते हैं अगले हफ्ते तुम्हारा वलीमा है, इसीलिए अपना वलीमा पक्का करने के बारे में सोचो। उसकी बात सुनकर तो मुझे भी बड़े अब्बू की सोच पर अफसोस हुआ था। अयान की हालत ऐसी थी कि अभी रो देगा। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, हम ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभाएंगे। वह कहने लगा, मैं निभा भी नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भाग जाऊँ। बाजी, प्लीज़ सबको समझाइए ना, इन सब की बातें मुझे पागल कर देंगी। वह 16 साल का लड़का रिश्ते को ही नहीं समझ पाया था, और हमारे घर के बुजुर्ग उससे जो कह रहे थे वह सरासर गलत था। मैं उससे कहा, तुम बड़े अब्बू से कुछ मत कहना, सबके सामने यही जाहिर करना कि हम दोनों में सब कुछ ठीक है। बस कमरे में हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे जैसे पहले रहते थे। वह मेरी बात सुनकर मान गया, लेकिन जब चंद दिन के बाद वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ तो बड़े पापा का एक नया हुक्म हो गया। कहने लगे कि अयान आज के बाद कॉलेज नहीं जा। सभी नाश्ता कर रहे थे, मैं अयान के साथ ही बैठी थी। कहने लगा, क्यों बड़े अब्बा, मेरे पेपर होने में बस चंद माह रह गए हैं। वह कहने लगे, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे सर पर जोया की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसीलिए आज से तुम हमारे साथ फैक्ट्री जाओगे, तमाम वर्कर से काम करवाओगे, बाकी के मामलात भी तुम्हें फैक्ट्री में जाकर बता दिए जाएंगे। पहली बार मैंने बड़े पापा से इख्तलाफ किया था। मैंने कहा, बड़े पापा, ये ज़्यादती होगी। आपने जो फैसला हमारे लिए किया वह हम कबूल कर चुके हैं, लेकिन प्लीज़ अयान को अपनी पढ़ाई पूरा करने दीजिए। मेरी बात सुनकर बड़े अब्बू मुझ पर भड़कने लगे। कहने लगे, हमारे यहाँ लड़कियों को ऐसी इजाज़त नहीं है कि वह बड़ों को मशवरा दे, इसे पढ़ना है तो प्राइवेट पढ़ लें, लेकिन आज से ये फैक्ट्री जाएगा। अयान कॉलेज के बजाय फैक्ट्री जाने लगा। मुझे अयान के बारे में सोचकर बहुत दुख होता था। उस बेचारी की सारी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई थी। रेहान भी उसी की उम्र का था, कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था, लेकिन अयान की ज़िंदगी अक्सर बदल चुकी थी। फैक्ट्री से वह सब मर्दों के साथ रात को वापस लौटता था। उसे पढ़ने का शौक़ था, इसलिए खाना खाते ही कमरे में चला जाता, अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता। मैं जब घर के कामों से फारिग होकर कमरे में आती तो बाजार सा सारे बेड पर
और किताबें बिखेर बैठा होता था। मुझे देखकर चिढ़कर कहने लगता, तुम जल्दी कमरे में नहीं आ सकती? अब जल्दी से मुझे ये समझाओ ना बाजी, ये सवाल कैसे होगा? मैंने एमकॉम किया था और अयान भी यही पढ़ रहा था, इसलिए रात को मैं उसे पढ़ाने लगती थी ताकि पेपर अच्छे दे सके। जिन दिनों अयान के पेपर्स थे, बड़े चाचा के कहने पर अयान को फैक्ट्री से बस इतनी सी छुट्टी मिलती थी कि वह जाकर पेपर दे सके। उन दिनों अयान आधी आधी रात तक जागकर पढ़ता रहता था और मुझे भी उसकी तैयारी करवाने के लिए रात रात भर जागना पड़ता था। एक बार वह बेड के क्राउन से टेक लगाकर किताबें पकड़े याद कर रहा था। मुझे भी शदीद नींद आ रही थी। मैंने कहा, ये आखिरी सवाल भी याद करके मुझे सुना दो तो मैं भी जाकर सोफे पर लेट जाऊं। लेकिन शायद अयान भी नींद की शिद्दत की वजह से झपकने लगा था, इसीलिए वह बेइख्तियार मेरी गोद पर गिर गया और वहीं पर सर रख के सो गया। मैं जो आंखें मूंदे इस इंतज़ार में थी कि उसकी तैयारी मुकम्मल करवा के सो जाऊंगी, अयान की इस बेइख्तियारी हरकत पर बुरी तरह से चौंकी थी। वह नींद की शिद्दत की वजह से मेरी गोद में सर रखकर सो चुका था। मैंने उसे पुकारा भी, लेकिन वह शायद गहरी नींद में जा चुका था। पहली बार मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़का था। मैंने उसे पीछे करना चाहा, लेकिन चूँकि वह डेल डॉल का अच्छा था, इसलिए मेरे हिलाने डुलाने पर भी ज़रा भी नहीं खिसका। मजबूरन मुझे बैठना पड़ा। मैं बेड के क्राउन से टिक लगाए सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात की गहरी नींद में मुझे भी होश नहीं रही। सुबह जब अलार्म पर मेरी आँख खुली तो मैं अयान के बेहद करीब थी। वह मेरे ही तकिए पर सर रखे बेखबर सो रहा था। उसका बाजू मेरे ऊपर था। उसकी सांसों की आमद और रफ्त मैं सुन सकती थी। मैं जल्दी से पीछे हटी। शायद नींद में मेरा तो जूड़ा खुल गया था, इसीलिए मैंने अपने बाल समेटे और बेड से नीचे उतर गई। मुझे खुद पर भी गुस्सा आने लगा। क्या ज़रूरत थी मुझे उसके बेड पर बैठकर पढ़ाने की? शुक्र है कि उसकी आंख नहीं खुली, वरना तो शायद हम दोनों ही एक दूसरे से नज़रें ना मिला पाते। मैंने अयान को जगाया। वह उठकर तैयार होकर कॉलेज चला गया। बस जब वापस आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, थैंक यू सो मच बाजी। ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ थामकर होठों पर लगाए थे। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने अपने हाथ उसके हाथों से खींच लिए, लेकिन मुझे ये लगने लगा जैसे मेरे अंदर के जज्बात बदलने लगे थे। ना चाहते हुए भी मैं अयान के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वह वैसा ही था। उसमें बचपना और लाबालीपन बहुत था। जाहिर है उसकी उम्र ही ऐसी थी। लेकिन जब वो अच्छे नंबरों से पास हुआ तो अपना रिज़ल्ट बताते हुए बेख्तियार मेरे गले लग गया। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ और पता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है बाजी। वो मेरे गले से लगे ये सब कुछ कह रहा था। मैं फ़ौरन उससे पीछे हटी थी। आईकॉम के बाद उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। उसका इरादा बीबीए करने का था। फैक्ट्री पर भी वो भरपूर तवज्जो दे रहा था, इसीलिए बड़े पापा ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। सारे पैसे लाकर मेरे हाथों में रख देता था। कहता था, तुम संभाल लो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो दे देना। बड़े पापा ने उसके रिज़ल्ट को देखकर उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। जब वह यूनिवर्सिटी जाने लगता मुझसे पूछता कि आज क्या पहन कर जाऊं, जिससे सारी लड़कियां मुझे देखती रह जाए। नया नया यूनिवर्सिटी जाने लगा था, इसीलिए उसकी बातें बदलने लगी थी। मैं मुस्कुराकर उसे अच्छी सी पैंट शर्ट निकाल कर दे देती। कहती, ये पहन लो, सब लड़कियां तुम्हें देखती रह जाएंगी। मेरे मजाक पर वह हंसने लगता। पिछले चंद माह से अयान के चेहरे पर एक अलग सी रौनक नजर आने लगी थी। बहुत खुश खुश रहने लगा। एक बार मैंने वजह पूछी तो कहने लगा उसे एक लड़की अच्छी लगने लगी है, उस लड़की से मोहब्बत करने लगा है। यह सुनकर मेरा दिल बुझ-सा गया, लेकिन ये भी सच था। मैं जानती थी कि वो मेरे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं रखता जो मेरे और उसके रिश्ते का तकाजा थे। उसने मुझे अपने मोबाइल से उस लड़की की तस्वीर भी दिखाई। मुझसे पूछने लगा, तुम बताओ कैसी है? इस बार मैं मुस्कुरा नहीं सकी। मैंने कहा, बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। कहने लगा, बाजी तुम्हें क्या लगता है बड़े पापा मान जाएंगे? कोई फसाद तो नहीं करेंगे? मैंने कहा, तुम फैक्ट्री से जो कमाते हो उससे इंस्टॉलमेंट पर एक फ़्लैट खरीद लो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होगी तब तक वो फ्लैट तुम्हारे मिल्कियत हो जाएगा। फिर तुम इस लड़की से शादी करके उसे इस फ्लैट में रख लेना। अयान को मेरा ये मशवरा अच्छा लगा। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसका बीबीए कंप्लीट हुआ तो वो फ्लैट का मालिक बन चुका था। फिर मुझसे कहने लगा, मैं तनवीर से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा रिश्ता मांगने तनवीर के घर जाओगी? मैंने कहा, किस रिश्ते और किस हैसियत से अयान? मेरी बात सुनकर वह चुप सा हो गया। कहने लगा, यही तो मसला है, मैं तनवीर को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकता, फिर वह मुझसे शादी नहीं करेगी। वह कहने लगा, अगर तुम एक बार सच छिपाकर मेरा रिश्ता तनवीर से तय कर दो तो यकीन मानो
एक बार तनवीर से शादी होने के बाद मैं अम्मी अब्बू को मना लूँगा। मैं तनवीर के घर अयान की कज़न की हैसियत से गई, रिश्ता पक्का करके आई थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि अयान तनवीर को शादी के बाद अलग रखेगा तो उन्हें एतराज़ ना थी। उन्हीं दिनों मेरा बीपी हाई रहने लगा, मेरे सर में दर्द था। औरत के लिए लफ्ज़ शौतन शायद हमेशा ही अजियत का बायस बनता है। मैं भी ऐसे ही किसी कैफियत से गुजर रही थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो अयान मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी। मैं अयान के साथ हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी थी जब अचानक से एक व्हीलचेयर मेरे सामने आकर रुकी थी। शायद मैं उस व्हीलचेयर के सामने अचानक से आ गई थी। वो वार्ड बॉय मुझसे बहस करने लगा जो व्हीलचेयर चला रहा था। शायद किसी मरीज को लेकर जा रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस मरीज पर पड़ी, मेरे होश उड़कर रह गए। व्हीलचेयर पर बैठा शख्स असद था जो हैरत से देख रहा था। मुझे देखते ही व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। कहने लगा, जोया तुम। मैंने कहा, मर गई जोया, मार दिया तुमने उसे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था असद, जो तुमने मुझे इतनी बड़ी जिल्लत दी। अगर मुझसे शादी का इरादा नहीं था तो मुझसे मंगनी क्यों की थी। मैं रोने लगी। वह कहने लगा कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो पिछले 4 साल से कोमे में था। बस चंद माह पहले ही होश में आया हूँ। जब होश आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने कहा, शादी नहीं, बर्बादी। मेरे घर वालों ने अपने इज्जत बचाने की खातिर मेरी शादी मुझसे 5 साल छोटे कजन से कर दी। मेरे साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। अयान को देखकर वह कहने लगा, जोया मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। खुदा के लिए तोड़ दो इस रिश्ते को, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अयान का हाथ पकड़कर तेज़ी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। पूरा रास्ता मैं रोती रही। अयान एक टक मुझे देखे जा रहा था। कहने लगा, रो क्यों रही हो। मैंने कहा, अपने किस्मत पर रो रही हूँ। रो नहीं तो क्या करूँ। कहने लगा, शादी नहीं करना चाहती असद से, क्या उससे अभी मोहब्बत करती हो। मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, उससे ज़्यादा मुझे अपने घर वालों की इज़्ज़त प्यारी है। उन्हें धोखा नहीं दे सकती। जो कुछ हो चुका है उसी को निभाऊंगी। कहने लगा, मैंने दिया क्या है तुम्हें। मैंने कहा, तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। अयान तुम जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जी लो, बस मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैंने रोते हुए कहा। कहने लगा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने फ्लैट में ले जाऊंगा, फिर अगर तुम चाहो तो मुझसे आज़ादी हासिल करके असद से शादी कर सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मेरे दिल में अब असद कहीं नहीं है। बस मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैं जी लूँगी तुम्हारे नाम पर सारी ज़िंदगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, कैसे जियोगी सिर्फ मेरे नाम पर। मैंने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें शायद औरत की वफा का अंदाज़ा नहीं है अयान, वह जी लेती है। घर आ चुका था। मैं गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में चली गई। मैं डिप्रेशन की मरीज हो चुकी थी क्योंकि ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। अयान बहुत जल्द तनवीर से शादी कर लेता, फिर तो शायद मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाता। रात को जब अयान कमरे में आया तो मैंने अपना तकिया उठाया ताकि सोफे पर जाकर सो सकूं। कहने लगा, जोया मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ मेरा सर दबा दो। मुझे उसके मुंह से जोया सुनकर हैरत हुई थी। बहरहाल मैं उसका सर दबाने लगी। कहने लगा, मेरी हर बात फ़ौरन से क्यों मान लेती हो। इसीलिए कि मेरी बीवी हो। पहले तो मुझे डांट भी देती थी, कान भी खींच लेती थी, लेकिन अब तो मेरी बात से ज़रा भी इख्तलाफ नहीं करती। क्यों। मैंने कहा कि रिश्ते जो बदल गई है, निकाह के 2 बोल से मर्द की हैसियत बदल जाती है, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। वो मुझे देखकर कहने लगा, मैंने तनवीर से शादी से इनकार कर दिया है। मेरा हाथ उसके सर पर रुक गया था। मैंने कहा, क्यों अयान। कहने लगा, उससे कोई भी शादी कर लेगा। मैं जानता हूँ मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती कि मेरे बगैर मर जाए, ना ही शायद मुझे उससे ऐसी मोहब्बत है। मैंने कहा, फिर भी तुम्हें हक है अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने का। कहने लगा, और तुम सिर्फ कुर्बानी के लिए रह गई हो। जोया। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए, उठकर बैठ गया। कहने लगा, आज मैं कामयाबी के जिस मुकाम पर हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। बड़े पापा के गलत फैसले पर नुकसान हमारा नहीं तुम्हारा भी हुआ था, फिर मैं क्यों तुम्हारी ज़िंदगी को सज़ा बना के रख दूँ। इतना भी जालिम नहीं हूँ। ये कहकर उसने मेरे हाथों को अपने होठों से लगाया था। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। कहने लगा, मेरे नाम के साथ तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का भी हकदार हो। ये कहकर उसने मेरे बालों को क्लेचर से आज़ाद किया था। मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। कहने लगा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम्हारे बाल इतने हसीन हैं। तुम बहुत अच्छी हो जोया। जानती हो, मर्द को औरत का हुस्न शायद सिर्फ मुतासिर करता है, लेकिन उसकी वफ़ा उसे ख़रीद लेती है। तुम्हारी वफ़ा ने मुझे ख़रीद लिया है। निकाह के रिश्ते की हकीकत का अंदाज़ा अयान को शायद तब हुआ था। आपका क्या ख्याल है, क्या वाकई औरत की वफ़ा मर्द को ख़रीद लेती है। मर्द औरत की वफ़ा से यूँ ही पिघल जाता है जैसे कि अयान। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।